हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं बताऊँ तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए जी, आप जो है केस स्टडी सीरीज जो हमारी आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस की केस स्टडी नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। केस स्टडी नंबर 4 अब तक इनकेस आपने अब तक केस नंबर 1 2 3 नहीं देख रखे हैं तो केस स्टडी नंबर 1 2 3 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आपके अपलोडेड है। आप उस पे जाके देख लो केस स्टडी नंबर 1 2 एंड 3। आज हम लोग करने वाले हैं डिकोड केस स्टडी नंबर 4 को। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और केस नंबर 4 को समझते हैं। देखो, सबसे काफ़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी नंबर 4 है। ये 13 पेजेस की केस स्टडी है। इस पे आप देखोगे पैटर्न भी आपको चेंज दिखेंगी। पारा नंबर ए, पारा नंबर बी, पारा सी एंड पारा डी, ऐसे पैटर्न्स इंस्टीट्यूट ने बना के किया हुआ है। ठीक है सर, हम देखते हैं, पढ़ते हैं केस स्टडी। एज हम लोग केस स्टडी पढ़ने से पहले आपने सही बताया कि हम पहले पढ़ेंगे एमसीक्यूज पढ़ के देखेंगे क्या है और क्या समझ आता है हमें। Which of the opinion given by staff members in-house GST team regarding preparation of an invoice for export transactions is most likely in conformity with the relevant legal provision? तो समझ नहीं आ रहा, इतना समझ आ रहा है कि इनवॉइस प्रिपेयर करते समय एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स की कुछ इन हाउस टीम ने दे रखे हैं ओपिनियन, तो उस ओपिनियन के बारे में हमें डील करने समझने कौन सी ओपिनियन उसमें से सही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी of the said company for the month of October 23 under provisions contained in GST laws and the rules, which statement is correct? चलिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है इसमें से कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। In context of the machinery purchase and related transactions involving clearing charges, freight, etc., discussed in para number D. अच्छा, in case study, consider the following table of the compliances under income tax law as under GST law. डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड जीएसटी के बारे में पूछा गया है। कुछ टीडीएस कितना होना चाहिए एंड जीएसटी कितनी अवेल कर सकते हैं आईटीसी, ये पूछा गया। चलिए कोई नहीं, ये भी एक स्टडी पढ़ने के बाद ही देखेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। The company is under statutory obligations to submit the documentary evidence regarding proof of import of machinery. Which of the following statement is correct in this regard? अच्छा, import of the machinery के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो यहाँ पे पूछा गया है। चलिए इस पे भी हम देख लेंगे केस स्टडी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, केस स्टडी नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। The books of the accounts and the records are required to be kept at a registered office of the company. However, manufacturing facilities of company are located in Noida, in state Uttar Pradesh. In light of which of the following statement is in accordance with the law? चलिए ये तो इसे भी देख लेंगे। कंपनी कैन के बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स एट नोएडा बाय फाइलिंग द फॉर्म AOC2 within 30 days of passing the board regulations। ऐसा ये बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी रख रही थी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अब ये नोएडा में रखना चाहिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बन रही है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए AOC4 चाहिए होती है। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। AOC4 विदिन 7 डेज ऑफ पासिंग बोर्ड रेजुलेशंस इनको फाइल करना पड़ेगा। AOC नंबर 5, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। AOC5 फाइल करना होता है, इसके लिए कुछ अलग से समझाने जैसा है नहीं। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी आर लॉ कंप्लायंट एंड डू नॉट वांट टू बी सीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, और दे आर आल्सो प्रूडेंट माइंडेड एंड वांट टू टेक टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल लीगली एंड सीक योर एडवाइस। अच्छा, टैक्स प्लानिंग करना चाह रहे हो वो भी लीगली एंड सीक योर एडवाइस। ठीक है, एडवाइस प्रोमोट द कंपनी ऑफ एनी सच लीगली परमिसिबल बेनिफिट्स टू लोएस्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी, नो एडजस्टमेंट टू द अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से आप समझ पा रहे हो। लीगली परमिसिबल बेनिफिट्स इनको बताने हैं कि भैया हमें टैक्स कैसे कम करना है, टैक्स कैसे कम करना है वो भी लीगली, मतलब टैक्स प्लानिंग का प्रॉपर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पूछ दिया गया। एक तो क्वेश्चन पढ़ते ही चलिए केस स्टडी पढ़ लेते हैं, केस स्टडी पढ़ने के बाद देखते हैं। वैसे ये मैं बताना चाह रहा था, क्वेश्चन पढ़ते ही मे भी ब्लैंक हो जाओगे आप। नंबर्स काफी ढेर सारे केस स्टडी पे गिवन है कि कैसे करके उसको आंसर करना है। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं आगे। पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बताया गया कंपनी हैज एक्सपोर्टेड मेड ऑफ ₹50 करोड़। अच्छा, एक्सपोर्ट की टर्नओवर उनकी 50 करोड़ से पेमेंट ऑफ IGST ड्यूरिंग ईयर 2023-24 कैरिंग GST रेट ऑफ 5% फॉर द कंपनी एट अवेल्ड ITC 2 करोड़। द डिटेल्स ऑफ सेम इज अंडर। अच्छा, ITC उन्होंने अवेल कर रखा था। ITC की डिटेल्स ये हमारे पास में गिवन इनपुट कैपिटल सर्विसेज में पूछा क्या गया, डिस्कस वेदर देयर वाज एनी अदर लीगली परमिसिबल वे टू एक्सपोर्ट और इट्स गुड्स कीपिंग इन व्यू ऑफ द provision of GST law. Achha, also make cross comparison of the export on payment of IGST or the legally compliant way. In terms of the financial burden, benefit procedural requirements to the tax for the company make suitable exemptions. अच्छा, आपको financial burden के बारे में बताना है। एक नेक्स्ट है benefit, next procedural, ठीक है। वैसे ये कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पेमेंट ऑफ GST के साथ। आपको बताया एक्सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, रिलेटेड सप्लाईज विद पेमेंट ऑफ GST एंड नेक्स्ट जो है आपके पास विदाउट पेमेंट ऑफ GST।
चलिए सर ठीक है, ये सबसे ये सारी बातें। चलिए केस स्टडी पढ़ लेते, केस स्टडी खत्म करते, पढ़ के क्या है केस स्टडी। ओके, पारा नंबर ए। पारा नंबर ए बताता है कि होम फैब प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड मई 2023, उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इस प्रीमाइस बिल्डिंग इन नोएडा by using prefabricated structure common and prevalent in these times, and building comprising about 1 lakh square feet covered areas was ready to use by the end of July 2023 to cost of rupees 6.5 crores। अच्छा, ये कंपनी है होम फैब प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस इनकी दिल्ली में है, बट इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट किया प्रीमाइस का नोएडा में, जो जुलाई 2023 में कंप्लीट हो गया, कॉस्ट 6.5 करोड़ की उस पर आई है। ठीक है, कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ May 2023 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी में उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। Company has already ordered in advance import of certain new textile machinery from South Korea at a cost of rupees 8.65 crores। अच्छा, उन्होंने कुछ मिशनरी इंपोर्ट किया हुआ है बाहर से, जो कि 8.65 करोड़ की है। फॉर द इंडिजिनियस प्रीवियसली यूज्ड मशीन, अर्थात ओल्ड मशीन यहाँ पे इनके पास में अवेलेबल है, ओल्ड मशीन अवेलेबल है इनके पास में, जो कि एट कॉस्ट अबाउट 2 करोड़ गोल्ड मशीन अवेलेबल। तो टोटल मशीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8.65 प्लस 2 10.65 करोड़ के इनके पास टोटल मशीन हो गए। तो 2 करोड़ इज ऑफ 2 करोड़ ओल्ड मशीन से एंड 10.65 करोड़ में से 8.65 करोड़ न्यू मशीन से। चलिए इसको लिंक करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ रखा था उससे इसको लिंक किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। Company was able to bring imported as well as indigenous machinery to premise in नोएडा में 1 अगस्त 2023 में ही ये लेके आ पाई है ये मशीनरी, एंड जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2023 से ही। कंपनी हैज अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट्स प्रीवियस टू 2023 1 सितंबर 2023 से इन्होंने स्टार्ट किया एंड 31 मार्च 2024 में इन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स बनाया। द कंपनी मेड्स ऑफ द कंपनी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस इन द ओवरसीज मार्केट ऑफ यूएसए, पारा नंबर बी में है, अंडर ब्रांड नेम ऑफ होम फैब। अच्छा, इन्होंने यूएसए पे भी अपना मार्केट लेके आ गए। अब the company had captured good chunk of the exports order via digital and online marketing platforms, beating its Chinese rivals. Okay, company has chosen to export on payment of IGST. Discussion takes place among staff members of in-house GST team relating to the preparation of the tax invoice and related matters. 4 different opinions are merged out for this discussion। अच्छा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पे ये था ना, प्रिपरेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस, वही प्रिपरेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड इन-हाउस जीएसटी टीम कर रही है कुछ डिस्कशंस, उस पे ये ऑप्शंस उन्होंने दिए। ऑप्शन 1 ये है कि कंपनी इज लीगली बाउंड टू रेज टैक्स इनवॉइस, ठीक है, इन इंडियन रुपीज। अच्छा, आईएनआर भी उन्हें देने पड़ेंगे टैक्स इनवॉइस ओनली फॉर द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट rules and foreign currency amounts to be converted into Indian rupees in tax invoice only। अच्छा, by using the RBI reference rate। ओके, ये बातें हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला गया, कंपनी इज लीगली बाउंड टू रेज टैक्स इनवॉइस इन आईएनआर, आईएनआर भी बोल रही है, कमर्शियल इनवॉइस इन फॉरेन करेंसी इन अकॉर्डेंस विद। अच्छा, यहाँ पे नया चीज ये है कि कमर्शियल इनवॉइस फॉरेन करेंसी पे देने हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस relevant rules and the procedures governing such transactions for the foreign currency amount is to be converted into Indian rupees in tax invoice by using the exchange rate in accordance with exchange rate notifications by issued by CBIC in relation to the date of invoice। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंट है सीबीआईसी का रेट डिफरेंट है, और एक जो डिफरेंट है कमर्शियल इनवॉइस के बारे में डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 के बीच में। कंपनी इज लीगली बाउंड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस इन INR rupees only for its products exported in accordance with the relevant rules, and the foreign currency amount is to be converted into Indian currency in tax invoice by using the TT। TT का फुल फॉर्म होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट को यूज करके कन्वर्ट करना है, ये बताया गया ऑप्शन नंबर 3 पे। Company is legally bound to raise tax invoice in Indian rupees as well as commercial invoice in accordance with the rules and procedure। फॉरेन करेंसी अमाउंट को कन्वर्ट करना है यूजिंग टीटी सेलिंग रेट। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग रेट के बारे में बताया गया, और यहाँ पे जो इन्होंने बताया यहाँ पे बाइंग रेट के बारे में बताया गया। ऑप्शन 3 एंड 4 में ये फर्क है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, फिर वापस एक ही साथ एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। कंपनी है रिसीव्ड एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 करोड़। अच्छा, उनके 50 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है 31 मार्च 2024 के अंदर। It has also created duty drawbacks from the customs authorities amounting to rupees 2 crores in its statement of profit and loss for the same period। अच्छा, इनके पास में duty drawback भी already available है 2 crores की। 31 मार्च 2024 the company also incurred research and the development expenditure इन्होंने किया 10 lakhs। Okay, the finances through the company reflected a net profit before tax amounting to rupees 7.5 crores, 7.5 crores के इनके पास में and net profit before tax। ठीक है सर, पारा नंबर सी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बात है।
The in-house GST team of the company was merged into confusion from the very first month of the export sales regarding discharge of the GST liability and payment of the IGST and refund issues. अच्छा, ये पेमेंट ऑफ IGST करके जो है कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट। वैसे दो ऑप्शंस होते हैं, हमने स्टेज नंबर 3 पे भी देख रखा था इसको काफी डिटेल्ड में। एक पेमेंट ऑफ आईजीएसटी होता है, एक विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी होता है जहाँ पे एलयूटी फाइल करना होता है, और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी पे रिफंड कैसे होते हैं, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी पे रिफंड कैसे होते हैं, उसको फिर से एक बार केस स्टडी सॉल्यूशंस करते समय हम देख लेंगे। ठीक है सर। Export sales had begun from October 2023 and made up valuing 5 crore exported during the month of October 2023, carrying a GST rate of 5%। अच्छा, 5 करोड़ की इन्होंने GST 5% पे ब्रेकअप जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास इनपुट की आईटीसी इतनी थी, कैपिटल गुड्स की इतनी थी, इनपुट सर्विसेज की इतनी थी। There was a divergent opinion among team members pertaining to the discharge of tax liability and refund issues given below before they could approach the tax consultant। अच्छा, ये क्या है, 5 करोड़ पे 5% आपके पास 0.25 करोड़ की तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, क्योंकि ये पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हैं तो 0.25 करोड़ से इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बचे बात कि ये इनपुट्स कौन कौन से ले पाएंगे, क्योंकि देखो विद पेमेंट ऑफ जीएसटी है, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी है तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा आपके पास में, आप सारे के सारे आईटीसी क्लेम कर पाओगे, चाहे वो इनपुट्स पे हो, कैपिटल गुड्स पे हो, इनपुट सर्विसेज पे हो। ठीक है, बट इन केस ये होता आपके पास में विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी पे सिर्फ और सिर्फ आप इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पे ले पाओगे, कैपिटल गुड्स पे आप नहीं क्लेम कर पाओगे। तो देखा जाए 0.25 करोड़ की ये वैल्यू है, तो 0.15 एंड 0.03 एंड 0. आई थिंक दिस हैपेंस टू बी 0.2 करोड़, इतनी की आईटीसी, ये इतना आईटीसी क्लेम कर पाएगा। 0.05 करोड़ जो है इसको पेमेंट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द कैश। सो ये आंसर होंगे इस पे, बट ये अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर वापस से हम आएंगे सॉल्यूशंस पे। The overall IGST liability to the company pertaining to the supplies and license to the export is 0.25 करोड़, इतनी लाइबिलिटी है। ये डिस्चार्ज करने के लिए ये 0.15 करोड़ जो है इनपुट यूज करेगा, इनपुट। अच्छा, आईटी से इनपुट सिर्फ 0.15 करोड़ यूज करेगा, ऑप्शन नंबर 1 ये बताया गया। बैलेंस 0.1 करोड़ ये कैश में पे करने वाले हैं, एंड डिस्चार्ज लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के बाद पीरियडिकल रिटर्न्स अपना जीएसटी 3 भी जीएसटी 1 फाइल करेंगे, जहाँ पे above said amount of 0.25 crore would be refundable directly by the customs in the bank account of the company। ओके, कस्टम्स के द्वारा डायरेक्टली इनके पास बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी पे आ जाएंगे पैसे 0.25 करोड़। ठीक है, देखते हैं आगे। ओवरऑल जीएसटी लायबिलिटी यहाँ पे भी वही बताया गया कि 0.25 करोड़ होंगे इन रिलेशंस टू द एक्सपोर्ट इन अक्टूबर 2023 एंड टू डिस्चार्ज बाय कंपनी बिलिंग इनपुट ऑन 0.15 करोड़। कैपिटल गुड्स का भी इनपुट्स यहाँ पे ले लिया गया, एडिशन सर्विसेज का भी इनपुट्स यहाँ पे ले लिया गया। बैलेंस 0.05 करोड़ भी ये सही सा लग रहा है। ठीक है, कंपनी 0.25 करोड़ रिफंडेबल हो जाएंगे डायरेक्टली विद कस्टम्स बैंक ऑफ कंपनी। ठीक है, कोई नहीं, ये क्वेश्चंस हम देखेंगे तो बीच क्वेश्चंस का देख लेंगे, फिर ऑप्शंस पढ़ के जाते हैं, ऑप्शंस कौन कौन से गिवन है इसमें। The overall GST liability of the company pertaining to the supplies and license to the export in October 2023 is rupees 0.25 crores। ठीक है सर, that would be discharged with the company by varying ITC and inputs of 0.15 crore, ITC in the capital goods 0.03 crore, ITC in the services 0.02 crores, and balance 0.05 crores would be paid by the company in cash after discharge of liability failing of the periodical returns consisting of the GST 3B, GST 1 and GST 9। They both say amount of rupees 0.25 करोड़, यहाँ पे आ गया 0.25 करोड़। अच्छा, would be refundable directly with customs the bank owns the company। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है आप बताओ। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इन्होंने बोला बैलेंस ऑफ 0.05 करोड़, अल्टीमेटली सारा का सारा इनवॉइसेस ये लेके सारा का सारा आईटीसी ये क्लेम कर पा रहे हैं, आईटीसी ये क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे भी। ओके, डिफरेंसेस क्या आप देखो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इस पे डाल देना क्या डिफरेंसेस है इन दो में, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला गया, द ओवरऑल आईजीएसटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी पर्टेनिंग टू द सप्लाई रिलेशंस टू द एक्सपोर्ट इज 0.25 crores। इट वुड बी डिस्चार्ज्ड बाय, ओके, it would be discharged by, yeah, it would be discharged with the company by billing ITC on inputs of rupees 0.15 crore। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है आप देख लें यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बोला गया कि द कंपनी ओवरऑल जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी लिसंस टू द एक्सपोर्ट इन अक्टूबर 2023 इज 0.25 crore। इट विल बी डिस्चार्ज विद द कंपनी बाय डूइंग आईटीसी एंड द इनपुट 0.15 crore, आईटीसी एंड द कैपिटल गुड 0.03 crore, आईटीसी एंड द सर्विसेज 0.02 crore, and balance of the 0.05 crore would be discharged with the company in
cash after discharge of the liability, filing the political returns consisting of GST 3 and GST 1. Above the right is amounting to 0.2 crore will be refundable directly by the customs in the bank account of the company. अच्छा, ठीक है, ये ऑप्शन थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट नंबर डी में क्या बोला गया? पारा नंबर डी ये बोलता है कि द कंपनी हैज इम्पोर्टेड worth machinery worth 8.65 crores from South Korea. The said cost was CIF Mundra port. However, the company had incurred rupees 2.36 lakhs as clearing charges for 20K services. Private limited including 0.36 lakhs amounting to IGST by availing the services for getting consignment cleared from the port. Okay. कंपनी ने इसके अलावा ये खर्चे भी किए, 3 लाख रुपए उन्होंने पे किए फॉर फ्रीट पे टू द डी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न है, द प्रोपराइटर कंसर्न इज नॉट रजिस्टर्ड टैक्स पेड नहीं है एंड ये बोल रही है कि भैया ये आपके पास आईजीएसटी रिवर्स चार्ज में पेबल बनता है। ठीक है, कंपनी हैड पेड 1.77 करोड़ टू अनदर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग 27 lakhs ऑन द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी। इसको मैंने यहाँ पे आपको सेपरेट करके लिख रखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के लिए क्यों लिख रखा है अभी आपको पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो, पढ़ लो केस स्टडी को एक बार वापस से देख लो। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा ये ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 के अंदर में क्या डिफरेंसेस है इंस्टीट्यूट की जो फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 पे क्या डिफरेंसेस है ये आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स पे डालना। ठीक है सर, आते हैं हम रेस्ट, थोड़ी देर ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ठीक है जी, पढ़ लिया आपने, आशा करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। तो मैंने पूछा था ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सेम है। मे बी ये ड्राफ्टिंग एरर है, यहाँ पे कोई एक लाइन आप देख पाओगे सेम है। आईजीएसटी लायबिलिटी आप देख पा रहे हो 0.25 करोड़ है एंड इन्होंने बोला कि 0.15 करोड़ की आईटीसी अवेल कर लेंगे, कैपिटल गुड की भी आईटीसी अवेल कर लेंगे, सर्विस अवेल कर लेंगे। 0.25 करोड़ हम कैश में पे करेंगे, 0.25 करोड़ हमें रिफंड हो जाएगा कस्टम के द्वारा बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी में। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। 0.25 करोड़ की आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी है, आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज हम यूज कर लेंगे। 0.05 करोड़ हम कैश में पे करने वाले हैं एंड 0.25 करोड़ जो है हम कंपनी के द्वारा पेमेंट होने वाला है 0.25 करोड़ की। तो 0.25 करोड़ की कंपनी जो है डायरेक्टली कस्टम पे करने वाली है इनको वापस। ठीक है, सेम बात है यहाँ पे भी गिवन है, कस्टम के द्वारा बैंक अकाउंट। ऑप्शन 2 एंड 3 यहाँ पे सेम में भी ड्राफ्टिंग एरर है। चलो सर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं इंस्टीट्यूट पे से। चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सॉल्यूशंस के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इनवॉइसिंग के लिए जो इन हाउस आईजीएसटी टीम है उनके द्वारा दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शंस एक्चुअली में रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस के हिसाब से ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, पहले नोट्स देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लीगल प्रोविजंस है उसके हिसाब से आईएनआर करेंसी पे ही टैक्स इनवॉइस बनेगी। ठीक है, अब बात यह है कि फॉरेन करेंसी पे हमारे पास कमर्शियल इनवॉइस फॉरेन करेंसी पे बनेगा, बट टैक्स इनवॉइस जो है आईएनआर पे बनेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करना है। एक्सचेंज रेट हम हरदम सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट यूज करते हैं जो कि रूल नंबर 34 पे गिवन है आपके सीजीएसटी रूल्स के। एंड कौन से डेट के लेंगे? जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई का सीबीआईसी रेट ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन नंबर 12 will be the exchange rate that will be used to convert the foreign currency mentioned in commercial invoice to INR that is needed to be mentioned in tax invoice. So ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे कौन से नंबर पे गिवन है ये अब देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन पे ये बातें गिवन था। चलिए जी सर आ जाते हैं किस तरीके पे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 पे ये बोला गया कि चलिए INR पे रेज करना है। ठीक है, ओके, ओनली फॉर इस प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद। चलिए यहाँ से कट आउट करते हैं, आरबीआई रेफरेंस रेट तो नहीं है। ठीक है, सीबीएसई रेफरेंस रेट है, ये होना चाहिए आंसर। टीटी बाइंग रेट भी नहीं है एंड टीटी का सेलिंग रेट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास में सही ऑप्शन है, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का इट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज इन कन्फर्मिटी विद लीगल रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस। तो ये आपके पास आंसर होंगे। इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लो, बातें वही लिखे गए यहाँ पे। टैक्स इंडियन करेंसी पे होनी चाहिए, कमर्शियल इनवॉइस जो फॉरेन करेंसी पे होनी चाहिए, सीबीआईसी के रेट लिए जाने चाहिए रूल नंबर 34 के हिसाब से, ये बातें गिवन है। ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12 पे जो डिफाइन होंगी उस डेट का सीबीआईसी का रेट हमें लेना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया टैक्स लायबिलिटी के लिए अक्टूबर 2023 में कौन सी स्टेटमेंट इनकी करेक्ट है ये बताया गया। जो अभी हम देख रहे थे ऑप्शन 2 जिसमें सेम था उसी क्वेश्चंस के लिए बताया गया। चलिए हमने भी देख लिया कि आपके पास में 2
ऑप्शंस होते हैं जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेट्स अप्लाई करते हो, एक तो विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। विद पेमेंट ऑफ जीएसटी आप कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आपके पास आसान हो जाते हैं। आपने पेमेंट कर दिया आज के डेट में, एंड यहाँ पे क्योंकि पेमेंट कस्टम ऑथोरिटी के पास जाती है तो आपके पास रिफंड भी कस्टम ऑथोरिटी के थ्रू ही आएगी, और ये ऑनलाइन प्रोसेस से आपके पास में क्विकर रिफंड आ जाएंगे, मतलब मे बी विद इन अ वीक आपके पास रिफंड आ जाएंगे जितनी भी आपने लाइबिलिटी पे किया होगा। अब बच्चों आईटीसी के लिए, जो आपने परचेज की उसमें जो आईटीसी आपने पेमेंट किए थे, मतलब जो भी आपके पास आईटीसी अवेलेबल है उन पे आपके पास मे बी दैट इज आईटीसी इनपुट, आईटीसी इनपुट सर्विसेज, आईटीसी द कैपिटल गुड्स, सारा का सारा आपके पास में रिफंड मिल जाएगा। उस उन आईटीसीज की भी आप एलिजिबल आईटी उन एलिजिबल आईटीसीज की आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो दिस वाज द प्रोसेस जो कि है इन केस आप चाहते हो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ जीएसटी पे, ठीक है। बट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है आपको। पहली बात, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी जाओगे तो आपको एलिजिबिलिटी फाइल करना होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एंड इसके अलावा जो अब क्योंकि आप पेमेंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो है, आईटीसी जितने हैं वो अनक्लेम्ड रह जाएंगी, अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे आपके पास में आईटीसी। तो इस वजह से जो है जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उनको आपको रिफंड क्लेम करने होंगे। रिफंड क्लेम करने के लिए यहाँ पे क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ही आईटीसी पड़ा हुआ है तो जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू ही रिफंड आपके पास आएंगे, एंड इस रिफंड के लिए रिफंड की प्रोसीजर अलग होते हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू जीएसटी रूल्स पे गिवन है। इसके अलावा आपके पास रिफंड फुल आईटीसी का नहीं मिलेगा, आपको इनपुट आईटीसी एंड कैपिटल गुड्स अलाउड ही नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आईटीसी जितने भी हैं नेट एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स टर्नओवर सर्विसेज दोनों लेंगे, डिवाइड बाय एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड नेट एलिजिबल आईटीसी। यहाँ पे नेट एलिजिबल आईटीसी कैसे कंप्यूट करना है इसके लिए भी काफी डिटेल डिस्कशन है, ये भी हम इतनी डिटेल पे यहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये बातें हैं कि ये डिफरेंट दो सिनेरियो आपके पास बन जाते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद में, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चंस था यहाँ पे, जहाँ पे 0.25 करोड़ की लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी इनकी, ठीक है। 0.25 करोड़ इन्होंने क्योंकि पेमेंट कर दिया तो ये इनको कस्टम अथॉरिटी के द्वारा रिफंड मिल जाएगा। 0.2 करोड़ क्योंकि इन्होंने पेमेंट किया इस वजह से सारा का सारा ये एलिजिबल हो जाएंगे आईटीसी इनको अवेल करने के लिए। 0.05 करोड़ इनको कैश में पेमेंट करना होगा। इसके अलावा 0.25 करोड़ इनको कस्टम अथॉरिटी के द्वारा इनके बैंक अकाउंट कंपनी पे मिल जाएंगे इनको रिफंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 थे जिसको हमने तब से डिस्कस कर रहे थे। 0.25 करोड़ ये पेमेंट हम इनके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है जो ये सेट अप करेंगे अपनी तीनों आईटीसी से। 0.05 करोड़ ये पेमेंट करेंगे थ्रू कैश, एंड 0.25 करोड़ इनको मिल जाएगा आपके पास में रिफंड मिल जाएगा फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 3 भी सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 2 दोनों में इसका सेम है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे इंस्टीट्यूट का तो वो भी आप देख लो, सेम ही सॉल्यूशन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऊपर ही है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इनकी इतनी लाइबिलिटी बन रही है, ये बातें हैं सेम टू सेम, रिफंड बाय द कस्टम ही होने वाले हैं इसमें, ठीक है। वॉइसेस ट्रांसमिटेड टू द कस्टम बाय जीएसटी नेटवर्क आर मैच विद शिपिंग बिल्स, मैच किए जाते हैं स्कूल जनरेशन को रिफंड क्रिएट किया जाता है आपको बैंक अकाउंट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपके पास में टीडीएस डिडक्शंस के बारे में बातें थे एंड जीएसटी के आईटीसी के बारे में बातें था, किस चीज से रिलेटेड? इन्वॉल्विंग क्लियरिंग चार्जेस एंड द फ्रेट से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड था। तो पॉइंट नंबर 1 था टीडीएस 3,07,000 इज डिडक्टेड ऑन अबव फ्री ट्रांजैक्शंस अवेलिंग आईटीसी ऑफ 51,000। ओके, यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट डिफर हो रहा है एंड आईटीसी डिफर हो रहा है। चलिए इस पे चलते हैं पैरा नंबर डी पे एंड इस पे सॉल्यूशंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है सर। पैरा नंबर डी पे आप देख लो, पॉइंट नंबर 1 था ये सारा अमाउंट्स आपके पास ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो लिखे गए हैं आपको दिख रहा नहीं है? ओके, अब दिखेगा। ओके, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके पास गिवन है 2 लाख रुपीज। फर्स्ट था ये आपके पास में 2.36 लाख का जो क्लियरिंग चार्जेस है, इसमें से 0.36 लाख तो जीएसटी है, इसमें से 2 लाख रुपीज की आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, 0.36 लाख यहाँ पे टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 3 लाख रुपीज ऑन द फ्रीट पेड एंड 1.5 लाख यहाँ पे क्या है आपके पास जीएसटी और ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा 1.77 करोड़ रुपीज इन्होंने प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे 27 लाख इन्होंने आईजीएसटी पे कर रखा है, तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब देखा जाए यहाँ पे तो टोटलिटी टीडीएस कितना डिडक्ट करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजीएसटी की आईटीसी कितना अवेलेबल होगा।
देखो EITC आपके पास अवेलेबल हो जाएगा क्लियरिंग एंड द फॉरवर्डिंग सर्विसेज के लिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, ये तो अवेलेबल होना ही है। ये RCM है, RCM पेमेंट करोगे आप तो RCM की लाइबिलिटी आपको मिल जाएंगी। अब ये जो है आपके पास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सेक्शन नंबर 17(5) आपको याद आ रहा होगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट है ये, ब्लॉक्ड क्रेडिट, इस वजह से इस पे क्रेडिट तो आपको अवेलेबल होना नहीं है। तो टोटल क्रेडिट आपके पास ITC जो अवेलेबल होना है दैट इज 51,000 की क्रेडिट आपके पास अवेलेबल होना है। ठीक है, आपने इतना भी कंप्लीट कर लिया, डिटेल्स कंप्लीट नहीं भी करोगे और इसकी सॉल्यूशंस आप देखना चाहोगे, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे पास कट के। ओके, ऐसे देखा जाए तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, वन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम टीडीएस कंप्लीट करके भी चलेंगे, टीडीएस कंप्लीट करेंगे, देखेंगे क्या है। टीडीएस आपको पता है, टीडीएस एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बोला जाता है कि जीएसटी को हमें एक्सक्लूड करके जो ट्रांजेक्शन वैल्यू उसे भी टीडीएस डिलीट करना होता है। देखो ये क्लियरिंग चार्जेस है पे टू द डीके सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है। कंपनी तो ये क्लियरिंग चार्जेस पे बेसिकली 194C लगता है आपका। एक सर्कुलर इश्यू हुआ था बाय द सीबीडीटी इन 1995, आपके केस नंबर 3 पे भी ये गिवन है, इस पे डिटेल डिस्कशंस वहाँ पे भी किए गए, आप उसको भी कर सकते हो रिफर। तो यहाँ पे जो है 194C के हिसाब से 2% का रेट लगेगा। 2 लाख पे 2% आपके पास हो जाता है 4,000, 4,000 रुपीज वुड बी दी टीडीएस लाइबिलिटी। यहाँ पे टीडीएस लाइबिलिटी 4,000 की आएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट इज 3 लाख। 3 लाख इन्होंने फ्रीड पे किया, फ्रीड पे किया, प्रोपर्टी कंसर्न से फ्रीड पे इन्होंने 3 लाख पे किया, जिसमें से 15 लाख रुपीज इन्होंने ऑन अकाउंट ऑफ द रिवर्स चार्ज, ये बनता है इसका। ठीक है, अब इसमें टीडीएस की लाइबिलिटी क्या बनती है ये देख लेते हैं हम। चलिए, क्योंकि ये आपके पास में फ्रीड है तो वो 94C पे ही आएगा ये भी, और प्रोप्राइटर कंसर्न है तो 1% इसका रेट हो जाएगा, 3 लाख का 1% हो जाता है 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे टैक्स टीडीएस लाइबिलिटी बन गया इसका। नेक्स्ट है 1.77 करोड़ रुपीज, इट मींस इट इज 150 लाख ना, 150 लाख है ये हमने लिखी रखा है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे ये भी बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 194C पे रजिस्टर करना होगा, और इन्होंने इन सर्विस प्रोवाइड किया अंदर कंपनी को, तो मतलब 2% के रेट में यहाँ पर रजिस्टर होगा, और ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, 2% ऑफ 150 लाख 3 लाख, तो 3,07,000 इज द टीडीएस लाइबिलिटी जो इनको पेमेंट करना होगा। वही बातें यहाँ पे गिवन है। आप इसके आंसर इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस भी देखना चाहिए, इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस भी ये आपके पास यही बनने को मिल जाएंगे, 3 नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द कंपनी अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ोगे ना, आपके पास में जो आइडिया ऐसे ही लग जाएगा इस पे। बिल ऑफ लेडिंग जो है इंपोर्ट के लिए नहीं होता, बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्ट के लिए होता है, एंड बिल ऑफ एंट्री इज फॉर द इंपोर्ट नॉट, बिल ऑफ एंट्री जो है इंपोर्ट के लिए होता है। एंट्री मतलब इंपोर्ट हुआ तो एंट्री कर रहे हैं, जब जा रहा है लोड कर रहे हो तो बिल ऑफ लेडिंग, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो बस इतना ही आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, बिल ऑफ एंट्री इज appropriate document evidence regarding evidence, okay, of the import the external and this copy is required to be submitted to the jurisdictional office of the GST by the importer। GST के ऑफिस पे क्यों जाएगा ये, कस्टम के ऑफिस पे जाएगा। चलिए, ओके, कस्टम के ऑफिस पे, जीएसटी के ऑफिस पे तो जाने की सवाल नहीं होता बिल ऑफ एंट्री का, या तो कस्टम पैसे भी या तो बैंक के पास जाएगा। चलिए सर देख लेते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग तो ही नहीं, बिल ऑफ एंट्री इज अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग द एविडेंस ऑफ द इंपोर्ट ऑफ मिक्सचर, इस कॉपी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न ब्रांच ऑफ द बैंक थ्रू व्हॉम द इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस परचेज। सो दिस इज द राइट आंसर, हमें क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने देख लिया था, इसका सी इज द राइट आंसर। आप ये भी देखोगे ना, यूसी 5 विद इन 7 डेज, ये आपके पास क्वेश्चन है लॉ का, आरओसी का, वो भी आरओसी सी फाइनल पे आपको ये मिलेगा ही नहीं, सी इंटर से पूछेगा। तो देखो आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे कोई क्वेरी की तरह। आपको ये सी 5 याद नहीं तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे चले जाएंगे, तो इस वजह से सारा कुछ यहाँ पे आपको कंसेप्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लर्न करके आना है आपको ये देखने पड़ेंगे, सारा हो जाएगा। द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी आर लॉ कंप्लायंट एंड डोंट वांट टू बी सी। अच्छा, इस पर टैक्स प्लानिंग करना था ना, मैं टैक्स प्लानिंग करना था। चलिए जी, इसके लिए नोट्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चन वापस से क्या करना है। देखो अल्टीमेटली क्या है, कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या होगा, नॉर्मल प्रोविजन से 25% की टैक्स लग जाएगा इनकेस फाइनेंशियल 2021 में उनका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है 400 करोड़। ठीक है सर, एक तो ऑप्शन ये हो गया जो नॉर्मल प्रोविजन है, नॉर्मल प्रोविजन है, नॉर्मल प्रोविजन के अंदर ये है एनेक्स है 30%, दैट इज अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। अब बात आता है कि इन पे कम टैक्स कैसे पे करें। तो आपके पास जो न्यू न्यू रेट्स ऑफ टैक्सेस है, जहाँ पे सेक्शन 115 डबल बी ए, 115 बी डबल ए है, एक 115 बी ए बी ए भी है। ठीक है, 115 बी डबल ए जो है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, और यहाँ पे जो टैक्स का रेट है 22% प्लस 10% प्लस 4%, जो कि लगभग 25% के आसपास आ जाते हैं। तो ये बेसिकली वैसे हैवी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी
इस कंपनीज पे ये ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ पे रेट जो है 15% प्लस 10% प्लस 4% की रेट आपके पास होती है। 15% जो टैक्स रेट है, 10% सरचार्ज एंड 4% जो सेस। ठीक है सर। अब इस पे कंडीशन है 115 बीए भी एप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न होना चाहिए, एंड आपकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो 01 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या ये कंपनी इसके अंदर ही स्टेब्लिश हुई थी। फर्स्ट पैरा पे देखोगे आप तो सर कहाँ पे ये ओके, इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 2023 में स्टार्ट हुआ था, एंड इनको ऑपरेशन जो है कमर्शियल प्रोडक्शन से स्टार्ट हो गया था 1 सितंबर 2023। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रही है कि इनकी जो स्टेब्लिशमेंट है 1 अक्टूबर 2019 के 19 से 19 एंड 31 मार्च 2024 के अंदर ही इनकी स्टेब्लिशमेंट है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आप इस पे देखोगे तो नेक्स्ट कंडीशंस आपके पास में है कि इसमें काफ़ी ढेर सारे कंडीशंस है। जैसे वेरी फर्स्ट में ये हमें अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट एरिया इनका हम इन पे अप्लाई कर लेंगे। एक बार ऑप्ट करोगे तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे इसको सब्सिक्वेंटली। चलो कोई नहीं, हमें ऑप्ट इन करना है एंड देखना है का सारा कंडीशन हम एलिजिबल है भी या नहीं वो देख लेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन ये कि नॉट फाउंड बाय द स्प्लिटिंग, नॉट फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। अच्छा, एग्जिस्टिंग कंपनी इस कंप्लायंस को इस छोट मतलब लो रेट पे पेमेंट करने के लिए टैक्स आप जो है सिंगल कंपनी जो ऑलरेडी बनी हुई थी उसी पे आप सेपरेट करके दूसरी कंपनी बना लो, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। ये रिकंस्ट्रक्शन से भी नहीं, नॉट फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी से भी नहीं बनी हुई है यहाँ पे। तो ठीक है, हमारी जो कंपनी है फेस्टिव लिमिटेड, सॉरी होम फैब लिमिटेड, ये यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग से नहीं बनी है, आपके पास में न्यू कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड नहीं चलेगी, एंड ओल्ड वैसे चलेंगे अलाउड है अप टू 20% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू। ठीक है, इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड हो जाती है। तो देखते हैं क्या ये ऑप्शन, हमने प्लांट एंड मशीनरी का कुछ पोर्शन देखे थे क्वेश्चन नंबर आई थिंक इस तरीके में ही पार्ट नंबर 2 एंड 3 पे था कि आपके पास में 8.65 करोड़ का इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी न्यू इंपोर्ट किया है, एंड 2 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी जो इन्होंने इंडिजिनियसली यूज्ड मशीनरी पहले से इनके पास अवेलेबल था 2 करोड़ का। तो 2 करोड़ ओल्ड थे एंड टोटल 10.65 करोड़ है, तो 2 डिवाइड बाय 10.65 आप करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास आएंगे, तो दैट इज बिलो 20%। तो ये कंडीशंस भी ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है सर, बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। बाकी कंडीशंस में जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए के कंपनी है इनकी जो बिजनेस मॉडल है उस पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशंस क्या है? कंडीशंस एक नॉट इंगेज इन द फॉलोइंग, इन पे इंगेज नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, माइनिंग नहीं है, मार्बल बुक्स पे नहीं है, बहुत लिंक गैस नहीं करी, प्रिंटिंग बुक्स नहीं करी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सो ये इस पे भी इंगेज नहीं है। कंडीशंस भी ये फुलफिल कर रही है। ठीक है, अब ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो बेसिकली आप इस पे आओगे, इस सेक्शन पे आओगे तो आपके पास ये डिडक्शंस एलिजिबल नहीं होंगे जब भी आप कंप्यूटेशंस करोगे अपनी टोटल इनकम की। टोटल इनकम हम कैसे कंप्यूट कर रही है तो सारे फाइनल वाले बच्चे को अच्छे तरीके से पता ही होगा। पीजीपी कंप्यूटेशंस करते समय हम लेते हैं नेट इनकम, नेट इनकम जो भी अवेलेबल है आफ्टर टैक्स, देन हम करते हैं एड, सॉरी नेट इनकम बिफोर टैक्स, देन हम एड बैक करते हैं द एक्सपेंसेस दैट इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शंस एंड लेस करते हैं द एक्सपेंसेस दैट इज अलाउड फॉर डिडक्शंस। सिमिलरली हम ऐड कर हम सो दिस वे हम जाते हैं इस पे डिडक्शंस। इस पे हमारे पास में जो है ये कंप्यूटेशंस करते समय यहाँ पे आपको इन एक्सपेंसेस के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशंस वगैरह नहीं मिलने, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलने। 10AA सेक्शन 32AD ये हम जो डिडक्शंस हैं वो यहाँ पे आपके पास नहीं मिलने वाले। ठीक है सर, ये बातें तो हैं इस पे कि इन पे डिडक्शंस नहीं मिल रहा, तो हमने देख लिया कि एलिजिबल है ये कंपनी आपके पास लोअर डिडक्शंस, दैट इज सेक्शन नंबर लोअर डिडक्शंस के लिए। ठीक है, वैसे क्या क्या डिडक्शंस नहीं मिलने वाले उसको ब्रीफ में आप देखना चाहो तो यहाँ पे ये कंपनी जो है ओके, ठीक है, अच्छा हाँ, ये कंपनीज को ये डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलने वाले। सेक्शन 10AA का डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। 32AD 32 33AB इन सारे सेक्शन 35AD 35CC इनकी सेक्शंस के 80JJA का 80M का डिडक्शंस इनको एलिजिबल नहीं होंगे इनके सी ऑप्ट इन करते हैं इस बेनिफिट्स को 115BAB सेक्शन को। ठीक है, इसके अलावा इनको ऑन ऑब्जेक्ट डेप्रिसिएशन का नहीं मिलने वाला, कोई भी सेट ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन का इनको नहीं मिलने वाले हैं।
डिडक्शंस। ये हमने ये देख लिया कि आपके पास इन कंपनीज को टैक्स प्लानिंग की यदि हम एडवाइस देते हैं तो हम एडवाइस इसके लिए दे सकते हैं क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी एक न्यू बिजनेस है एंड सारी कंडीशन सेक्शन 115 बीएबी का ये कंप्लाई कर रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस आप देख लो तो इंस्टीट्यूट में भी यही बताया गया 115 बीएबी कि ये बेसिक बेसिक कंडीशंस है। यहाँ पे ये कंसेशनल रेट होगा। वेरी फर्स्ट ईयर पे इनको क्लेम करने पड़ेंगे फेलिंग विच ऑप्शंस फ्यूचर ईयर में इनको नहीं मिलने वाला है। जब एक बार ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये वापस बाद में इनको नहीं कर पाएंगे ऑप्ट आउट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कंडीशंस है कि सेटअप होनी चाहिए इसके बाद ही 1 अक्टूबर 19 के बाद 31 मार्च 2024 से पहले बिजनेस स्प्लिटअप से नहीं बननी चाहिए। इसके पास प्लांट एंड मशीनरी पुराने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आउटसाइड इंडिया से यदि आते हैं तो इंपोर्ट वाले साइलेंट रिकॉर्डेड मशीनरी की ओर डेवलप। ठीक है, ओके, ये कंडीशंस यहाँ पे गिवन। इसके अलावा इन्होंने बोला कि डज नॉट एक्सीड 20%, जो आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20% से। कंपनी इन बिजनेसेस पे प्रोहिबिटेड बिजनेस इन पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये कंपनी कैसे करके एलिजिबल है कि भैया कंपनी आपके पास में इन दोनों के दौरान 1 अक्टूबर 2023 में स्टैब्लिश हुई है, स्प्लिटिंग से नहीं स्टैब्लिश हुई है और इनकी जो है 18% ही ओल्ड मशीनरी यूज किए गए। कंपनी उन बिजनेसेस पे इन्वॉल्व नहीं, प्रोविडेड बिजनेस होता कंपनी फॉल नहीं करती प्रोविडेड कैटेगरीज पे एंड उन्होंने बेनिफिट नहीं ले रखा जो बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑर्डर है 15 बीएबी का। ठीक है, तो इसलिए इस कंपनीज को ये एलिजिबल हो जाएगी। तो इस पे आंसर आपको बस पॉइंट है कि आपको इतने लंबे चौड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल होंगी तो आप कॉपी कर सकते हो वहां से। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट वर्ड क्लियर है कि इस पे ये पॉइंट्स लिखने हैं पॉइंट वाइज, कोई नेशनल आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। बट ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जो था दैट वाज रिगार्डिंग टू, हाँ, कंपनी ने एक्सपोर्ट कर रखा था 50 करोड़ का ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है सर, ये तो हमने ऑलरेडी डील कर लिया, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी होता है तो सारा का सारा आईटीसी इनको एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 5% का रेट है 50 करोड़ पे 5% का रेट है। ठीक है, इसके अलावा और गेन की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी हम कंप्यूट करते हैं जाते हैं साथ साथ। 2.5 करोड़ का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गया। अवेल्ड आईटीसी अब 2 करोड़ की इनके पास आईटीसी अवेलेबल है क्योंकि सारा आईटीसी इनके पास में एलिजिबल हो जाएगा। तो 0.5 करोड़ इनको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, 2.5 करोड़ इनके पास में कस्टम अथॉरिटी के द्वारा रिफंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि क्या अदर लीगली परमिसिबल वे भी अवेलेबल है इनके पास। तो ये पेमेंट ऑफ आईजीएसटी से जा रहे हैं और एक वे इनके पास वैसे अवेलेबल है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, दैट इज फाइलिंग ऑफ एलयूटी। एलयूटी की फाइलिंग इनके से करते हैं तो इन दैट सिनेरियो इनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही रहेगा। 2.5 करोड़ की 2.5 करोड़ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही रहेंगी इन पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख के चलते हैं इसको। 2.5 करोड़ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इनके पास रहेंगी। अब हाँ, पॉइंट ये है कि इनपुट्स ये इनको एलिजिबल हो जाएगा। ओके ठीक है, 2.5 करोड़ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहेगी, 1.5 करोड़ की आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा, कैपिटल गुड्स के एलिजिबल नहीं होंगे, आईटीसी सर्विसेज इनके पास एलिजिबल हो जाएगा। सो इनको जो है रेस्ट जो 1.64 करोड़ यहाँ पे बच रहे हैं इनको इतनी की लायबिलिटी इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी होंगी। एंड नेक्स्ट जो इनके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स का आईटीसी बच रहा है, वैसे कैपिटल गुड का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे रिफंड। ठीक है, बाकी अनयूटिलाइज आईटीसी जो इनके पास में बन रहे हैं क्योंकि एलयूटी इन्होंने कुछ पेमेंट ही नहीं किया, जो अनयूटिलाइज आईटीसी इनके पास में बच रहे हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये एलयूटी से तो पेमेंट एलयूटी पे जा रही है तो विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्स से, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा 2.5 करोड़ का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है बट ये एलयूटी से जा रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट तो करना ही नहीं है इसको। ठीक है सर, भावना है, चलिए कोई नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको। तो 1.5 करोड़ के एलिजिबल आईटीसी है, 0.14 करोड़ के एलिजिबल आईटीसी इनके पास में अवेलेबल है। तो इट मींस 1.64 करोड़ की आईटीसी इनको रिफंड मिल जाएंगे, 0.36 करोड़ की आईटीसी ये रिफंड नहीं मिलने वाला। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट दैट इसके पास अवेलेबल होगा इन केस ये जाता है नेक्स्ट प्रोविजन पे। तो दूसरी ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन इनके पास ये जो अवेल कर ही रखे ऑलरेडी, यहाँ पे 0.5 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ेगी एंड 2.5 करोड़ के इनके पास में मिल जाएंगे वापस रिफंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक्ड जो रह रहा है 0.36 करोड़ की कैपिटल यहाँ पे स्टॉक हो जा रहा है एंड 0.5 करोड़ के कैपिटल यहाँ पे स्टॉक हो जा रहा है वर्किंग कैपिटल।
क्योंकि रिफंड जो है रिफंड लेने में प्रोसीजर में भी प्रोसीजर डिफरेंसेस प्रोसीजर गैप होंगे, तो वहाँ पे 0.5 करोड़ की वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बच जा रहा है। तो इनकेस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया होता तो हम एसएफएम पे चले जाते, एसएफएम के हिसाब से वहाँ पे कंप्यूट करते एक्चुअली वैल्यू कितना बेनिफिट ये यहाँ पे ले रहे हैं और वहाँ पे कितना बेनिफिट है, दोनों के डिफरेंसेस कंप्यूट करके हम लेके चलते हैं ये कैसे करके इसकी सॉल्यूशंस बननी चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि अदर लीगली परमिसिबल अदर वे क्या है, वो हमने बता दिया कि ये एलयूटी से चले जाओ। एक क्रॉस कंपैरिजन हमने कर दिया एक्सपोर्ट पेमेंट थ्रू जीएसटी एंड विदाउट पेमेंट वाला। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या होगा, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट आपके पास में जो है इस फर्स्ट स्टेप पे पेमेंट ऑफ जीएसटी पे कस्टम ड्यूटी वाली है, कस्टम अथॉरिटी ही पेमेंट करने वाली है, आपको वापस रिफंड देने वाली है एंड यहाँ पे तो रिफंड एप्लीकेशंस आपको सबमिट करनी पड़ेंगी एंड देन 1.64 करोड़ की आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट पे कैसे करके सॉल्यूशंस हमें लिखने हैं, ड्रॉप कैसे करना है। ठीक है सर, under the provision section number 16(3) में in case salary eligible person making zero rated supply salary eligible to claim refund under the following options। पहले इन्होंने ऑप्शन दे दिया, एक तो है कि एलयूटी से चले जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पास ही में सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ subject to the such conditions safeguards is prescribed on payment of integrated tax। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, and claim refund of such under section 54। It is to be noted that changes made in section number 16(3) requiring person making zero supplies to claim refund of ITC without payment of IGST is still to be notified। ठीक है, कोई नहीं। For the year under considerations, both the routes are discussed above to the applicable exporter। ठीक है, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी करते हो तो 1.64 करोड़ का आपके पास रिफंड मिल जाएंगे अनयूटिलाइज आईटीसी का। एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हो तो इन दैट सिनेरियो 2.5 करोड़ आप पेमेंट करोगे, 2 करोड़ का आप सेटअप करने के बाद में नो दिस इज आपको टैक्स लायबिलिटी आप सेटअप कर लोगे 2 करोड़ एंड 0.5 करोड़ आप पेमेंट करोगे। ठीक है, रिफंड ऑफ आईटीसी आपके पास आईजीएसटी मिल जाएंगे 2.5 करोड़। अब देखो एन एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी आपके पास में जो है 1.64 करोड़ रिफंडेबल बन रही है, बट आईजीएसटी पे जो है 2 करोड़ की इंटायर आईटीसी आप एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए। सो हियर एड्स इन द कैपिटल गुड्स पे आप क्लेम कर पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अब हम बात ये बन रही है यहाँ पे और क्या लिखा गया, देयरफॉर अंडर एक्सपोर्ट वाया एलयूटी रूट refund of ITC 0.1.64 crore will be available to the company, however under export ITC of 0.2 crore entire is refundable। ठीक है सर, इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन हमें फाइल करने पड़ेंगे इनकेस एलयूटी पे जाते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी के थ्रू जाते हो, जीएसटी थ्रू जैसे फाइल करोगे एक मैच क्रॉस मैचिंग करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट एंड देन आपको जो है रिफंड्स मिल जाएंगे इसके बाद। ठीक है, फॉर इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी नो टैक्सेस टू बी डिपेंड विद द कंपनी, लेकिन यहाँ पे टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है तो इस वजह से कैश आउट वो है। तो जो हमारे पास इनकेस एसएफएम वाले इंटरेस्ट रेट दिए होते तो हम वहाँ पे कंप्यूटेशंस करके देख लेते हैं कितने टाइम वैल्यू बन रही है। यहाँ पे कैश आउट को 50 लाख का बन रहा है जो कि रिफंड ऑटोमेटिकली इन फ्यू डेज, इट इन्वॉल्व्स टेम्पोररी ब्लॉकेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, यही सब बातें इस पे की बनी। तो ये था एक लंबा चौड़ा केस स्टडी हमारे पास केस स्टडी नंबर 4। तो ठीक है, सब्सक्राइब आप कर ही लोगे इस चैनल को क्योंकि ऑलरेडी आईबीएस की केस स्टडीज हमारे पास हैं ही 8, दैट इज ओनली द वे हम मोटिवेट होते हैं आपको ऐसे ऐसे केस स्टडीज लेके आने के लिए। ठीक है सर, हम बच रहे हमारे पास में केस स्टडी नंबर 5, 6, 7 3 केस स्टडी बच रहे हैं। 3 केस स्टडीज भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी इसी चैनल पे, आप बने रहना इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। एंड ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, स्टे ट्यून्ड एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।